नमस्कार, मैं हूं वैल्यूअर आर के अग्रवाल ट्रू वैल्यू कॉन्सेप्ट से। हम अपनी स्पीच की श्रृंखला के अंदर जो फाइनेंशियल सीरीज़ है, डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में चर्चा करते रहे। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी तंत्र के साथ में सोसाइटी का गठन। अब सोसाइटी भी कई तरह की होती है, तो यहाँ हम एक स्पेसिफिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है वेलफेयर सोसाइटी। ये वेलफेयर सोसाइटी जब एक कोई मोहल्ला होता है, कोई कॉलोनी होती है या कोई रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ विशेष ग्रुप या लॉबी उसके अंदर बहुत प्रभावी हो जाती है और उसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक लोगों का या सत्ता पक्ष के लोगों का उसमें समावेश हो जाता है। तो हमारा मूल सिद्धांत जब हम सोसाइटी का गठन करते हैं, उसका मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए? एक तो ये सिद्धांत होना चाहिए सहभागिता का आधारित सिद्धांत, लोकतंत्र का सिद्धांत होना चाहिए। हर घर को समयबद्ध रूप से प्रतिनिधित्व का अवसर मिले। अब इसका अर्थ क्या है कि मान के चलो कि किसी कॉलोनी के अंदर 100 घर है, तो हमने 10 मेंबर या 20% मेंबर्स को लेना है, तो हम एनुअल जो है मेंबरशिप रख सकते हैं। तो 10 मेंबर्स हमने रख लिए और 10 मेंबर से अब 10 या 20 मेंबर हम रख सकते हैं, तो 5 साल के अंदर 20-20 करके 100 लोगों का नंबर आ जाएगा। तो ये हर ईयर 20 मेंबर्स का चुनाव हो और उन्हीं मेंबर्स के माध्यम से 3 पदाधिकारी कर लें। सदस्य 100 घर है, 100 घर को हमने 10 सेगमेंट में बांट दिया। 10 सेगमेंट के अंदर मान लीजिए 1 से 10 घर जो हुए, उनमें से एक मान लिया, अगले में से 11 से 20 ले लिए, इस तरह से, या गली वाइज कुछ सेगमेंट कर लिए। इस तरह से हम 10 मेंबरों, हर गली से एक एक मेंबर को चुन सकते हैं, क्योंकि समस्याएं घर के आसपास के वातावरण की होती है, साफ सफाई की होती है, तो हर गली से एक प्रतिनिधि मिल जाता है। कई बार देखने में आया कि एक विशेष गली से ही लॉबी बन जाती है या बहुत सारे लोग एक ही जगह से हो जाते हैं, तो उससे हम लोग बचेंगे। न्यूनतम शुल्क हो और अधिकतम पारदर्शिता। पैसा साधन हो, उद्देश्य नहीं। संग्रह और खर्च उसी वर्ष में होना चाहिए। ये नहीं कि हम एफडी बना रहे हैं तो वो हमारी प्रक्रिया होती है, कोई फंड जमा करके उसका शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। सामूहिक जिम्मेवारी से काम हो। यदि मान के चलो कि पहले तो बजट हमारे कुछ इस तरह से बनना चाहिए जो उसी साल खर्च हो जाए, और यदि छोटा मोटा घाटा भी हो रहा हो तो हमारे जो आपस में मिलके उसको पूर्ण कर लें, उसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड रखना है। इसकी अगली भावना होनी चाहिए सेवा, संवेदना और सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। सुख दुख में साथ खड़े हो। आर्थिक नहीं, नैतिक व मानवीय सहयोग प्रमुख होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ संरचना संबंधी विचार बिंदु पे, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी। सदस्यता की संरचना कैसे हो? मान के चलो कि हमारे पास कुल घर 50 है मान के, और कुल गलियाँ मान के चलो 10 हैं, तो प्रत्येक गली से हमने एक प्रतिनिधि ले सकते हैं। तो कार्यकाल चूँकि 1 वर्ष रखा है, तो 5 वर्ष में हर घर को सदस्य बनने का अवसर मिल जाएगा। क्योंकि हम 10 सदस्य रख रहे हैं, तो 50 घर है, हर गली से एक ले लिया। अगली बार जो एक बार सदस्य बन चुका है, जब तक वो 5 पूरे हर घर में से एक सदस्य नहीं बन जाता है, तब तक हमारा वो सदस्य 5 साल के बाद फिर से रोटेशन में आ सकते हैं। तो इस तरह से सबको अवसर मिलेगा। 5 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरा रोटेशन चक्र शुरू हो जाएगा। यह व्यवस्था स्थायी नेतृत्व को रोकती है। पदाधिकारी का चयन कैसे हो? तो केवल चुने हुए 10 सदस्यों में से केवल 3 पद, संयोजक, अध्यक्ष या सचिव या कोष अध्यक्ष, इन सब के में से 3 पद अपन कोई भी ले सकते हैं। पद का कार्यकाल 1 वर्ष। ऐसी व्यवस्था जिसमें कि पहले सिर्फ 10 पद चुन लिए जाएं, मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी बना लीजिए। वो 10 पद चुनने के बाद वो उन्हीं में से एक अपना अध्यक्ष और सेक्रेटरी और एक कोषाध्यक्ष, 3 पद अपने वो चुन सकते हैं। इस तरह से क्या है कि लॉबी नहीं बन पाएगी। अमूमन हमने देखा कि सोसाइटियों के अंदर 1-2 गुट बन जाते हैं, 3 गुट बन जाते हैं, और फिर वो जब इलेक्शन पड़ता, एक प्रेसिडेंट के रूप में खड़ा होता है तो वो अपनी लिस्ट निकाल के देता है कार्यकारिणी की। दूसरा प्रेसिडेंट जो होता है अपोजिशन, वो अपनी लिस्ट निकाल के देता। तो ये गुटबंदी का अवसर हम नहीं देना चाहते, तो हमने इस तरह से एक व्यवस्था बनाई। वित्तीय सिद्धांत क्या हो कि एक व्यक्ति सिर्फ एक रोटेशन में सिर्फ एक ही बार पदाधिकारी बन सकता है। इससे गुटबंदी और सत्ता संघर्ष न्यूनतम रहेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करता हूँ, सदस्यता शुल्क
बहुत न्यूनतम से भी न्यूनतम वार्षिक उसी वर्ष खर्च किया जाना अनिवार्य है। अमूमन देखा होगा कि एक हमारे बुंदेलखंड के अंदर एक रिवाज बन गया है कि जितनी भी सोसाइटियाँ बनती है तो उनका मूल उद्देश्य होता है कि हम पैसे में ज़्यादा जोर देते हैं, अधिक से अधिक डोनेशन लेते हैं और उस पैसे को और फिर जो फंक्शन करते हैं उनका एक ही एम रहता है कि हम जो फंक्शन करेंगे बहुत लेविश होना चाहिए। वो इस में भूल जाते हैं कि हमारे संस्था की जो सदस्य ये लायबिलिटी है प्रत्येक सदस्य पर प्रत्येक घर पर, तो हमारी लायबिलिटी बहुत न्यूनतम होना चाहिए। बिना फाइनेंस के बिना पैसे के तो ये खर्चे चलते नहीं हैं। तो हमें एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल जनरेट करना चाहिए कि रेवेन्यू तो जनरेट हो और भार कम से कम, लायबिलिटी लोगों के ऊपर कम से कम। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, सेवा देने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अब सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हो सकते हैं, प्लम्बर है, बिजली वाले हैं, नल वाले हैं, तमाम है, तो हलवाई है, टेंट है, तो अमूमन सब तरह की सर्विसेज अपन को ज़रूरत पड़ती है। ग्रोसरी वाले हैं जो डायरेक्ट कॉलोनी को दे रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात जरूरी है कि हमारी सदस्यता, हमारे जितने भी सदस्य वो सेल्फ डिसिप्लिन मोड में आए कि भाई हम लोग सब एक हैं और हम अपने रजिस्टर्ड प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर से ही सर्विस लेंगे। एक तो उससे कंटिन्यूटी बनेगी, दूसरा प्लम्बर के रेट आप देख रहे हो एक दिन में 3000 रुपये ले जाता है, कोई बिजली वाला कुछ भी ले जाता है, तो हम उनके रेट को आइटम वाइज उनको एक फिक्स कर देंगे। जैसे काम वाली हैं वो बार बार रेट बढ़ाती जा रही है, ब्लैकमेलिंग करती है। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है आज के ज़माने में सिक्योरिटी का फीचर डोमेस्टिक सर्वेंट से बहुत बढ़ गया। वो आपने देखा होगा इसराइल के अंदर जो अटैक हुआ था वो डोमेस्टिक सर्वेंट की लीकेज से हुआ था। आज ये जितनी भी डोमेस्टिक सर्वेंट है उनकी लीकेज से हमारे घर की प्राइवेसी जाती है। जब तक हम उनको रजिस्टर्ड नहीं कर लेंगे तब तक हमको उन लोगों का अपनी सोसाइटी में अंदर एंट्री नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग एक सामूहिक शक्ति की जो ताकत होती है वो व्यक्तिगत ताकत दे नहीं सकता। तो हमको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंटरनेट की सप्लाई है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हम लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इनसे शुल्क थोड़ा बहुत शुल्क लिया जा सकता है और इनके रेट भी हम कांस्टेंट कर सकते हैं, निगोशिएट किए जा सकते हैं। और ऐसे ही लोगों से सर्विस लेना है जो हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड हो, जो वेरीफाइड हो, जिससे कि हम गुणवत्ता की सर्विस ले पाएंगे और उनको रेट में कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, हमारी जो सोसाइटी की इनकम है जो हम मेंबरशिप से लेना चाहते थे, न्यूनतम तो हमने मेंबरशिप लिए लिया है, साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हम उनके माध्यम से भी वो थोड़ा शुल्क ले सकते हैं। दूसरा होता है सामाजिक दायित्व, सोशल वेलफेयर रूल्स क्या होने चाहिए। एक होता है दुख की स्थिति में एक ऐसा एक मॉडल बनना चाहिए कि किसी के घर में कष्ट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई आपातकालीन कोई घटना है, कुछ है, तो उसके अंदर हमारे जो चुने हुए मेंबर्स हैं, साथ ही साथ सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक रूपता के साथ में खड़े होना चाहिए। अब इसी का हम देखते हैं कि जो सुख के अवसर है उसके अंदर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई सेलिब्रेशन है, कोई विवाह है, गृह प्रवेश है, कोई है, तो उसमें एक स्वैच्छिक राशि उससे ली जा सकती है। भाई आप हमारी वेलफेयर सोसाइटी को कुछ ना कुछ डोनेशन आप अपनी स्वेच्छा से देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके साथ में क्या है कि जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी से जुड़े हुए हैं, जो हमारी समिति है, वो उनको कुछ सर्विसेज दे, सामूहिक रूप से सर्विसेज दे। जैसे कि मेन समस्या क्या होती है कि जो हम लोग आजकल जो सर्वेंट के माध्यम से जो खाना परोसने लगते हैं, ये लगते हैं, उनके अंदर वो भाव नहीं होता है और वो एक तरह से एक ऐसा भाव नहीं आता है कि हम एक स्वाभाविक रूप से किसी का ऑनर कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारी ये यंग ब्लड है, जो हमारे ये यंग बच्चे हैं, उनको साथ में आना चाहिए कि किसी के घर में कोई फंक्शन हो तो वो सामने एकजुटता के साथ में, कर्तव्य भाव से उसके साथ में खड़े रहें। इसी के साथ चूँकि जब हम लोग इवेंट करते रहेंगे तो हमारे हलवाई से लेके टेंट वाले सब लोग एक रजिस्टर्ड हो जाएंगे और एक यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी कि हम एक बड़े से बड़े फंक्शन बहुत ही कम से कम बजट में कर सकते हैं। दूसरी बात आती है इसमें पारदर्शिता और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हर वर्ष इनकम क्या हुई और क्या खर्ची हुई। दूसरा क्या है कि जो हमारा ये बजट होगा उसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी जो बजट बनेंगे, जो भी इवेंट बनेगी, वो उसी सीमित साधन में बनेगी और उससे अनावश्यक हम लोगों की बड़ी बड़ी जो विशाल योजनाएं, जिसके लिए जब वजन कहाँ पे जाएगा, जिसका सपना है वो भी वही कुछ अपना खर्च करे, क्या उसका वजन हम अपने हर सदस्य को थोड़ी डाल सकते हैं।
तो इसके लिए ये व्यवस्था बनाई है कि भाई हर साल उसी बजट में ही काम करना है। आपकी जितनी चादर हो उस हिसाब से उसके अंदर स्किलता निकाले आप। ये नहीं कि हमने साहब जितना पैसा डाला उससे तो बहुत बड़े बड़े भव्य योजना, इसमें आपकी उपयोगिता कहाँ दिखाई दे रही है। आप वास्तव में यदि कुछ करने वाले हैं तो कुछ ऐसा मॉडल जनरेट करें जिससे कि जैसे स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन आपके अंदर वजन नहीं होगा, आपकी सोसाइटी के अंदर एक रूपता नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगी, तो वो संभव नहीं होगा। यदि हम एक डिसिप्लिन के अंदर काम करेंगे, स्वयं सेवक के रूप में काम करेंगे, आप निश्चित रूप से देखेंगे रेवेन्यू मॉडल आदमी खुशी खुशी से, जब उनको सेवाओं के रूप में पैसा देना होता है तो वो खुशी खुशी देते हैं, जब किसी को लायबिलिटी के रूप में चंदा देना पड़ता है तो जो उसको अखरता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप लोगों का। दूसरा, ये हम लोग जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ट्रू वैल्यू कॉन्सेप्ट के नाम से, वैल्यूनॉमिक से, ये एक हमारा प्रोफेशनल का ग्रुप है और ऑल इंडिया बेसिस पे हमारी सर्विसेज हैं, जिसके अंदर सभी तरह के प्रोफेशनल सपोर्ट फॉर बिजनेस, इंडस्ट्री एंड एमएसई, प्रोजेक्ट प्लानिंग, अप्रूवल, कंप्लायंसेस, एमएसई एंड कॉरपोरेट फैसिलिटेशन, जैसे बड़े लोन हो गए, कोई भी किसी भी तरह की आपको लीगल, टेक्निकल, फाइनेंशियल किसी भी तरह की एडवाइस हो, उसके लिए हम लोग सतत साथ आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।